नमस्ते दोस्तों, मैथ जी के जीआई चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। आज मैं अनुपात और समानुपात चैप्टर के डे 1 से स्टार्ट कर रहा हूं। इसमें भी आपको हर दिन 5-5 सवाल मिलेंगे और एक होमवर्क रहेगा। और 2010 से लेते हुए 2021 तक का जो कॉमन महत्वपूर्ण सवाल पूछा गया है एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस और पीएससी एग्ज़ाम में, वो सभी महत्वपूर्ण कॉमन प्रश्नों का मैं यहाँ पे समाधान करवाऊँगा और इसमें आपको हर टाइप के प्रश्न मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग पहले प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न बोल के रखा है 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 9:10 होगा। उनकी वर्तमान आयु का योगफल वर्षों में ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, देखिए बोल रहा आज से 7 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था और आज से मतलब वर्तमान से 8 साल बाद ए और बी की आयु का अनुपात होगा 9:10। तो वर्तमान आयु का योगफल हमको निकालना है ए और बी का। तो चलिए हम लोग पहले मान लेते हैं, जो माना ए की वर्तमान आयु हम लोग x ईयर्स या वर्ष मान लेते हैं। तो ए की वर्तमान आयु हम लोग x वर्ष मान लेते हैं और b की वर्तमान आयु हम लोग y वर्ष मान लेते हैं। ये दोनों ही मेरे वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु। ठीक है, अब देखिए प्रश्न के पहले शर्त में हमको क्या कहा गया है, 7 साल पहले। तो 7 साल पहले ए की जो आयु होगी वर्तमान आयु से 7 साल कम होगी, मतलब x-7, और बी की भी आयु कितनी हो गई, y-7। ठीक है, बराबर क्या बोल रहा है, वो 4:5 के बराबर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग पहले पार्ट को कर लेते हैं। ये हो जाएगा x-7 बाई y-7 बराबर 4:5 का मतलब है 4/5 के बराबर। तो चलिए इसका कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, 5 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करेंगे तो चलिए ये हो जाएगा 5x - 35 बराबर ये हो जाएगा 4y - 28 बराबर 5x - 4y, ये इधर लेके आ गए और ये हो जाएगा -28 प्लस 35, तो 5x - 4y बराबर ये हो जाएगा 7। तो ये इक्वेशन नंबर हम लोग 1 मान लिए। अब देखिए प्रश्न के दूसरे शर्त में क्या कहा गया है, 8 वर्ष बाद। तो 8 वर्ष बाद मतलब वर्तमान आयु तो x है, तो 8 वर्ष बाद ये ए का आयु हो जाएगा x + 8, 8 जोड़ देंगे, और बी का भी हो जाएगा y + 8। तो उन दोनों का अनुपात जो है वर्षों का वो 9:10 हो जाएगा। तो चलिए ये भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो 8 वर्ष बाद ए की आयु हो जाएगी x + 8 बाई बी की आयु हो जाएगी ये भी y + 8 बराबर अनुपात क्या दे के रखा है, 9:10। तो 9/10। इसका भी कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये 10x हो जाएगा प्लस 80 9y प्लस 72 बराबर 10x - 9y बराबर 72 घटाओ 80। तो ये 10x - 9y बराबर -8। तो इसको हम लोग इक्वेशन या समीकरण 2 मान लिए। अब पहले समीकरण और दूसरे समीकरण का हम लोग समाधान कर लेते हैं। तो चलिए 5x - 4y बराबर 7 और एक है 10x - 9y बराबर -8। तो चलिए हम लोग एलिमिनेशन मेथड से ही कर लेते हैं। तो देखिए ये 5 है और ये 10 है, हमको सेम करना है। तो इसको अगर 2 से गुना कर देंगे तो ये 10 के बराबर हो जाएगा, और ये 10 तो वही है, वही रखना है। तो इसका मतलब 1 से गुना करना है।
तो 2 से आप सभी को गुना करना पड़ेगा ऊपर का। 5 दूनी 10x माइनस 8y 7 दूनी 14, और 1 से सभी को गुना करने से वही आ जाएगा 10x माइनस 9y बराबर -8। अब साइन हम लोग नीचे का चेंज कर लेंगे। ये अगर सामने कुछ नहीं है मतलब प्लस, तो प्लस का उल्टा माइनस, माइनस का प्लस, और माइनस का इधर भी मेरा प्लस आ जाएगा। प्लस 10x माइनस 10x, तो ये कट जाएगा। ये -8y प्लस 9y, तो 1y आ जाएगा बराबर ये +14 + 8, तो हो जाएगा 22। तो y का वैल्यू देखिए हमारा 22 निकल गया। अब हम लोग इस y के वैल्यू को हम लोग किसी एक समीकरण में बिठा देंगे। तो चलिए हम लोग इसमें ही बिठा देते हैं। तो ये आ गया 5x माइनस 4y बराबर 7। तो 5x माइनस 4 गुना 22, y का मान 22 है, तो ये हो गया 5x माइनस 88 बराबर 7। तो 5x बराबर 7 जोड़ 88, तो 5x बराबर आ गया 95। तो x बराबर 95 बटा 5 कट करके आया 19। तो x का मान आया 19 और y का मान आया 22। तो x हम लोग किसको माने थे? a की वर्तमान आयु, तो 19 वर्ष है, और y हम लोग b को माने थे, b की वर्तमान आयु 22 वर्ष। अब प्रश्न में देखिए क्या कहा गया है। प्रश्न में बोल के रखा है जो उनकी वर्तमान आयु का योगफल ज्ञात करे। तो दोनों के वर्तमान आयु का योगफल हम लोग निकालेंगे। तो एक आया 22 और एक आया 19। इस दोनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो आएगा 9 10 1 11 और 41 वर्ष। इसका मतलब ए और बी की वर्तमान आयु का योगफल होगा 41 वर्ष, जो कि ऑप्शन मेरे यहाँ सी में देके रखा है। अब हम लोग प्रश्न 2 को देख लेते हैं। तो देखिए क्या बोल के रखा है। ए और बी का आय का अनुपात 1:2 है और उनके व्यय का अनुपात 2:3 है। यदि बी के व्यय का 80% ए की आय के बराबर हो तो ए और बी की बचतों का अनुपात कितना होगा। तो बोलने का मतलब है पहले पार्ट में दे के रखा है ए और बी के आय का अनुपात है ये, ए और बी के व्यय का अनुपात है ये 2:3, और एक कंडीशन दे के रखा है क्या, जो बी के व्यय का 80% वो ए के आय के बराबर है। तो अब हम लोग को निकालना है ए और बी के बचतों का अनुपात निकालना है। तो चलिए पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं जो ए और बी के आय कितने हैं। तो देखिए माना ए की आय बराबर 1x या x हम लोग मान लिए। तो उसी तरह से b की आय कितना हो जाएगा 2x, ये b की आय हो गई। उसी तरह से अब हम लोग व्यय को भी हम लोग मान लेंगे। क्या माना a की व्यय बराबर 2y है और b की व्यय बराबर 3y है। अब हम लोग देखिए यहाँ पे बोल के रखा है यदि b के व्यय का 80%, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं b का व्यय कितना है, देखिए 3y, तो b के y का 80%, तो व्यय का 80%, ठीक है, वो बराबर है, ठीक है, बराबर दे दिए किसके बराबर, a की आय का। तो a का आय कितना है x, तो ये x के बराबर है। तो चलिए इसका भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 3y गुना 80/% हटने से 100 बराबर x, इसको काट लेते हैं, ये आ जाएगा 4 और ये 5, तो आ गया 4 तिहाई 12 y बाय 5 बराबर x, x मीन्स x/1, 12y बराबर 5x और ये
y/x अगर हम लोग लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5/12। तो देखिए अब इसी से ही हम लोग मैथ को कर पाएंगे। तो देखिए x किसको डिनोट कर रहा है 12 को, और y किसको डिनोट कर रहा है 5 को। अब इसके वैल्यू को हम लोग इसमें हम लोग पुट कर देंगे, इस जगह में पुट। तो देखिए यहाँ पे x का वैल्यू 12 है, तो चलिए x का वैल्यू हम लोग x के जगह में पुट कर देते हैं। तो ये x हम लोग का 12, ये क्या आ जाएगा 2 × 12 = 24। अब देखिए उसी तरह से y का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे दे के रखा है 5, तो हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। 2 5 आ गया गुना 5, 5 दूनी 10, 3 × 5 = 15। ठीक है, अब देखिए क्या आया, यहाँ पे आया तब a की आय बराबर 12, b की आय बराबर हो गया 24, a का व्यय हो गया 10 और b का व्यय हो गया 15। अब देखिए सवाल में हमको पूछ के रखा है जो a और b के बचतों का अनुपात हमको निकालना है। तो देखिए a पहले कितना बचत कर रहा है, a आय कर रहा है 12 रुपया, व्यय कर रहा है 10 रुपया। तो बचत कितना हो रहा है, बचत आय घटाओ व्यय, तो घटाने से आ जाएगा मेरा 2 रुपये। 12 से 10 घटाएंगे तो 2 रुपये का बचत कर रहा है कौन, ये a कर रहा है। और b कितना बचत कर रहा है, b का आय है 24 और ये व्यय है 15 रुपया। तो इसको अगर घटाएंगे तो 24 से अगर 15 को घटाएंगे तो आ जाएगा 9। तो a का बचत अगर 2 है तो b का बचत है 9। तो a अनुपात b बचतों का अगर निकालेंगे तो हो जाएगा 2:9। तो ये ऑप्शन मेरे सी में देख, सी नहीं यहाँ पे बी में दे के रखा है 2:9। अब हम लोग आ जाते हैं सवाल 3 में, लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को फिर से बता देना चाहता हूँ, जो ये डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 बोल करके जो सीरीज़ आ रहा है, इसमें आपको सभी जो सवाल है हर टाइप के मिल जाएंगे, जो कि एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस, पीएससी या अन्य किसी दूसरे एग्ज़ाम में अगर ये चैप्टर है तो देखेंगे जो कॉमन सवाल इसी से ही आ जाएगा। तो चलिए हम लोग आ जाते हैं प्रश्न 3 में। तो देखिए बोल रहा है ए, बी और सी क्रमशः 13,750, 16,250 और 18,750 निवेशित करके कोई व्यवसाय शुरू करते हैं। यदि उनके द्वारा प्राप्त लाभ में बी का हिस्सा 5200 है तो एक साथ तीनों को प्राप्त कुल लाभ ज्ञात करें। तो देखिए प्रश्न में क्या बोल रहा है, जो ए, बी, सी कोई एक व्यवसाय शुरू कर रहा है, ये मूलधन दे करके, निवेश करके। अब जो उस व्यवसाय में उन लोग को लाभ हुआ था वो लाभ तीनों में बांट लिया, लेकिन बी को मिला है 5,200। तो बोल रहा है तीनों को तब सब मिला करके कितना लाभ मिला है, मतलब उस व्यवसाय में कुल लाभ कितने का हुआ है। तो चलिए हम लोग पहले ए, बी और सी के निवेश का अनुपात पहले हम लोग निकाल लेते हैं। तो चलिए ये है 13,750 अनुपात 16,250 अनुपात 18,750। ये क्या है, ये ए अनुपात बी अनुपात सी के निवेशों का अनुपात। तो चलिए काटा काटी कर लेते हैं, 3 0 कट गया। अब ये 5 से तीनों देखिए कट जाएगा, तो 5 से आ जाएगा ये 2, 7, 5, 3, 2, 5, 3, 7, 5। देखिए फिर से ये 5 से कटेगा तो आ जा रहा है ये 55 आ जाएगा, ये कटने से आ जाएगा 65 और ये आ जा रहा है 75। देखिए फिर से ये 5 से कट रहा है तो आ गया 11, ये 13 और ये 15। तो इसका मतलब ए अनुपात बी अनुपात सी कितना हो जा रहा है, 11:13:15। तो जिसमें ए को डिनोट कर रहा है 11, बी डिनोट कर रहा है 13 को और सी डिनोट कर रहा है 15 को। अब देखिए बोल रहा है बी को
प्राप्त लाभ है 5,200 रुपये। तो चलिए ये 5,200 रुपये जो है वो बी को प्राप्त लाभ है। ये बी के अनुपात का यहाँ पे नंबर कितना देकर रखा, 13। इसका मतलब ये 13 जो है वह डिनोट कर रहा है 5,200 को, तो ये दोनों ही बी का हो गया। लेकिन हमको निकालने के लिए बोला है तीनों का एक साथ कुल लाभ, तो हम लोग को अब क्या करना पड़ेगा, इन तीनों को हमको जोड़ देना पड़ेगा। तो कितना आ रहा है, 11, 13 और 15। इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो आ जा रहा है 9 और ये 3। तो ये तीनों को जोड़ने से आ गया और यही हमको पूछा है, तो हम लोग इसमें 39 से गुना कर देंगे। तो इससे क्या निकलेगा, इससे मेरा निकलेगा तीनों को प्राप्त कुल जो लाभ है वो एक बार में निकल आएगा। तो चलिए काटा काटी कर लेते हैं, 13 तिया 39, तो 5,200 गुना 3 बराबर 15,600 रुपये हो जाएगा। तो तीनों को मतलब ए, बी और सी तीनों के अगर लाभ को अगर जोड़ देंगे तो वो 15,600 रुपये हो जाएगा। तो यही पूछ के रखा है, जो कि ऑप्शन मेरे सी में दे के रखा है 15,600। अब हम लोग प्रश्न 4 को देख लेते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का अनुत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या से अनुपात 5:2 था। यदि अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या 14 अधिक होती तो उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या का अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या से अनुपात 4:3 होता। परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कितनी थी। तो देखिए क्या बोल रहा है, एक परीक्षा हुआ, उसमें कुछ छात्र उत्तीर्ण हुए और कुछ छात्र अनुत्तीर्ण हुए, तो उन दोनों का अनुपात था 5:2। लेकिन अब बोल रहा है यदि 14 और अधिक अनुत्तीर्ण हो जाते तो फिर उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण के अनुपात जो होते वो 4:3 हो जाते। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग मान लेते हैं जो अभ्यर्थी कितने उत्तीर्ण किए हैं और कितने अनुत्तीर्ण किए हैं। तो चलिए मान लेते हैं, माना अभ्यर्थी उत्तीर्ण किए हैं, ये हम लोग मान लिए, देखिए 5:2 में देकर रखा, तो हम लोग मान लिए 5x। अब उसी तरह से माना अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं, अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो ये हम लोग मान लिए 2x। अब देखिए क्या बोल रहा है, यदि अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या 14 अधिक होती, तो ये अगर अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या 14 अधिक होती तो हम लोग इसमें क्या कर दिए, 14 जोड़ लिए। तो अगर 14 इसमें जुटेगा तो फिर वो कहाँ से आएगा, उत्तीर्ण विद्यार्थियों से ही तो आएगा। तो इसका मतलब उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 14 मेरी घट जाएगी। तो बोल रहा है जो उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या का अनुपात हो जाएगा 4:3। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 5x - 14 बटे 2x + 14 बराबर 4:3 का मतलब हो गया 4/3। ठीक है, अब इसको हम लोग जस्ट कैलकुलेशन कर लेंगे तो फाइनल आंसर मेरा आ जाएगा क्या, x का पहले वैल्यू आएगा। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग इसको कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 15x - 14 × 42 बराबर 8x + 56। तो 15x - 8x बराबर 56 + 42, तो हो जाएगा 7x बराबर 98। तो x बराबर 98/7 कट जाएगा तो 14। तो x का मान मेरा आ गया। तो देखिए सवाल में अब क्या पूछ रहा है, सवाल में पूछ रहा है जो परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है।
बैठने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का मतलब क्या हो गया, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण दोनों है। तो उत्तीर्ण तो थे 5x, अनुत्तीर्ण थे 2x, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 5x प्लस 2x तो हो जाएगा 7x। तो 7 और x का मान हम लोग को निकल कर रखा है यहाँ पे 14, तो गुना 14, तो इसको अगर गुना कर देंगे तो आ जाएगा 98। तो इसका मतलब कुल विद्यार्थियों की संख्या जो उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण हुए वो है 98, जो कि ऑप्शन मेरे सी में दे कर रखा है। अब हम लोग प्रश्न 5 को देख लेते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है, अतुल 20 रुपये क्रय मूल्य वाला ब्रेड खरीदता है और दुकानदार को 100 रुपये का नोट देता है। दुकानदार 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये मूल्य वर्ग के सिक्कों में शेष धन देता है। यदि इन सिक्कों का अनुपात 5:4:1 है तो दुकानदार 5 रुपये के कितने सिक्के देते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है, अतुल दुकान में जाता है और 20 रुपये दाम का एक ब्रेड खरीदता है और वो दुकानदार को कितना रुपए देता है, 100 रुपया। तो दुकानदार उसको रिटर्न में कितना देगा, 100 रुपये में से 20 रुपया घटाएंगे तो 80 रुपया। अब इस 80 रुपये को दुकानदार 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के मूल्य वर्गों में दे रहा है और उन सभी सिक्कों के संख्या का जो अनुपात है वो है 5:4:1। तो दुकानदार बोल रहा है 5 रुपये के कितने सिक्के दिए हैं। तो चलिए हम लोग पहले मान लेते हैं। माना जो सिक्कों की संख्या क्या है, ये देखिए अनुपात में दे के रखा है। तो ये हम लोग मान लिए, ये पहला है 5x, दूसरा है 4x और तीसरा है 1x का मतलब हो गया x। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है जो 2 रुपये के 5x सिक्के थे, 5 रुपये के 4x सिक्के थे और 10 रुपये के x सिक्के थे। अब देखिए दुकानदार हमको वापस कितने रुपए देंगे, यहाँ पे हम लोग निकालते हैं। जब 2 रुपये के 5x सिक्के दे रहे हैं तो 2 गुना 5x हो जाएगा, जोड़ 5 रुपये के 4x सिक्के दे रहे हैं तो 5 गुना 4x हो जाएगा और फिर 10 रुपये के x सिक्के दे रहे हैं तो 10 गुना x। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये तो इन टर्म्स ऑफ x है, लेकिन हम लोग जानते हैं जब 100 रुपये हम लोग दिए थे, 20 रुपये का हम लोग ब्रेड लिए हैं तो 80 रुपये ही होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 80 रुपये के बराबर हो जाएगा। तो चलिए अब इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। 5 दूनी 10x, 5 के 20x और ये हो जाएगा 10x बराबर 80। तो ये हो गया 40x बराबर 80। तो x बराबर 80/40, तो काट देंगे तो आ जाएगा 2। तो x का मान आ गया 2। अब देखिए हमको पूछ के रखा है जो 5 रुपये के कितने सिक्के थे। तो देखिए 5 रुपये के मेरे 5 वाले कौन से हैं, ये 4x सिक्के थे। तो चलिए इसमें हम लोग मान को बिठा देते हैं। तो 4x बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुना x का मान मेरा आया 2, तो 4 दूनी 8। तो इसका मतलब है जो 5 रुपये के दुकानदार जो है मुझे वापस दिए, मतलब अतुल को, वो है 8 सिक्के। तो ये है ऑप्शन मेरे दे के रखे हैं ए में। तो फाइनल आंसर हो गया 8। और अब हम लोग आ चुके हैं होमवर्क वाले सवाल पे, प्रश्न नंबर 6। तो देखिए मैं आप लोगों को जो भी टाइप बता रहा हूँ, अगर सभी टाइप को आप लोग ठीक तरह से समझ करके देखेंगे तो आपको आशा करता हूँ कोई भी एग्ज़ाम में इस तरह का चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। साथ में आप अपना तैयारी भी कीजिए। इस होमवर्क के साथ आप लोग आंसर ज़रूर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए, मैं आपके कमेंट का आंसर ज़रूर दूंगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं वो सवाल क्या है होमवर्क आप लोगों के लिए। देखिए ए, बी और सी क्रमशः 1000, 2000 और 3000 निवेशित करके कोई व्यवसाय शुरू करते हैं। यदि उनके द्वारा प्राप्त लाभ में बी का हिस्सा 4000 है तो एक साथ तीनों को प्राप्त कुल लाभ ज्ञात करें। तो देखिए बहुत सीधा है,
इसको आप लोग कीजिएगा। और हाँ, अभी तक अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आशा करता हूँ इस चैनल के माध्यम से आप लोग को अपने एग्ज़ाम की तैयारी करने में बहुत हद तक सुविधा होगी। धन्यवाद।